हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पढ़ने से पहले दो सूचनाएं हैं, दोनों को आप पढ़ लीजिए। पहली सूचना तो ये है कि आज जो आपकी क्लास जो है लाइव न होकर के प्रीमियर है, इसके बीच में कारण जो है वो क्यों लगाई गई प्रीमियर, इसके पीछे ये रीज़न है कि कल जब अपन क्लास ले रहे थे तो बार बार क्लास बीच के अंदर चिपक रही थी। तो कुछ टेक्निकल इशू है, तो एक दो दिन में जब तक दूर नहीं होगा तब तक आपको प्रीमियर क्लास मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर ये चीज़ नहीं चिपक रही है। तो आपकी सुविधा के लिए जो है हमने इस प्रकार का कदम उठाया है, तो आपको इसको भी उसी तरीके से देखना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अपन की 50वीं क्लास है साइकोलॉजी की, यानी कि 50 क्लासें अभी तक अपन ने निःशुल्क जो है साइकोलॉजी को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। 50 क्लास से आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कुछ क्लास घंटे की भी थी, कुछ 40 मिनट की भी थी, कुछ 50 मिनट की थी। एवरेजन अपन ने 30-35 घंटे के आसपास तक अभी तक अपन ने साइकोलॉजी को पढ़ा है। 35 घंटे तो लगभग अपन ने पढ़ा ही पढ़ा है, जिसके अंदर अपन ने संप्रदाय पढ़े हैं, मनोविज्ञान क्या होता है वो पढ़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान वाला भाग पढ़ा है ना। उसके अंतर्गत अपन ने पूरा बाल विकास वाला टॉपिक जो इतना बड़ा था उसको पूरा का पूरा अपन ने देखा है। सारी चीज़ें अपन ने इसके अंदर जो है मनोविज्ञान की विधियां जो है अपन ने इसके अंदर पढ़ी थी। और अधिगम जो है अपना टॉपिक चल रहा है, जिसकी आज 9वीं-10वीं क्लास अधिगम की भी है। अधिगम अभी तक आपके 7-8 क्लास तक और चलेगा, क्योंकि सिद्धांत बड़े हैं। उसके बाद में अपन एक नया टॉपिक और लेंगे। तो आप लोगों को पता है कि 50 क्लास का आपका अनुभव कैसा रहा, 50 क्लास तक आपने किस तरीके से आपको ये बेनिफिट लगा, क्या मनोविज्ञान आपको वाकई में मनोविज्ञान जैसे लगने लगा है, मनोविज्ञान में कुछ अंतर आया है, क्या आपके अंदर भी साइकोलॉजी को लेकर के कुछ बदलाव हुए हैं। तो इन सब की प्रतिक्रियाएं भी आज जो है आपको देनी है, चाहे आप कमेंट के माध्यम से दो, चाहे स्क्रीन पर जो है हमारे नंबर चल रहे हैं तो उनके व्हाट्सएप के माध्यम से दो, किसी की भी माध्यम से दो, तो हमें ऐसा पता रहता है कि हाँ हमने 50 क्लास में क्या उपलब्धि प्राप्त की है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपन पढ़ने शुरू करेंगे उससे पहले आपको सूचना है कि बताना भी जरूरी होता है कि 50 क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी बड़ी नियमितता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया है कि घास काट दी हो, आ गए हैं, मजबूरी है, पढ़ानी है, ऐसा नहीं है। जब भी पढ़ाया मन से पढ़ाया, जब मन नहीं था तो कम पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया जो पढ़ाया आपको मन से पढ़ाया था, तो पूरा सामर्थ्य हमने लगाया है। इस बीच में हमने कोई खास उपलब्धि प्राप्त नहीं की। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 28,000 के आसपास तो हम पहले से भी थे। 50 क्लास में हमने केवल और केवल 300 से 350 लोगों को नए जोड़े, यानी कि अपन ने सब्सक्राइब भी कितने बढ़ाए, 300 से 350 बढ़ाए। तो अपन नहीं कह सकते कि कोई चैनल को लेकर के भी कोई ग्रोथ थी, जो मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा थी वो पूरी हो गई, क्योंकि अपन इसका कोई एडवर्टाइजमेंट करते नहीं, आपको शेयर वेयर के लिए मैं कभी कहता नहीं हूँ, तो इसलिए भी कोई खास नहीं थी। तो आप अनुमान भी लगा सकते हो कि 350 बच्चे जोड़े थे, कितना अर्न कर लिया होगा अपन ने, 300-400 रुपए, है ना। 50 क्लास से मेरी यूट्यूब की अर्निंग जोड़ोगे आप तो कितनी हो रही है, 300 से 400 रुपए अपन ने जो है इस 50 क्लास के अंतर्गत मैंने कमाए, जो ऑफलाइन की एक क्लास की प्राइस भी नहीं है। एक क्लास में भी इसके 2 गुणे 3 गुणे होते हैं। तो आप ये मान के चलेंगे ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए हो रहा है जो घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, घर बैठे अपना चयन लेना चाहते हैं। तो वाकई में ये 50 क्लास कब शतक भी मारेंगे, 100 क्लास भी होगी, तो 50 क्लास का एक हमारे लिए एक वो होता है ना कि एक सेलिब्रेशन, एक तरीके से कि हाँ 50 क्लास का हमने एक वो पूरा का पूरा भाग जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल आपकी आज 50वीं क्लास के अंतर्गत आपका स्वागत है। और 50वीं क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी के स्किनर के बारे में। कल अपन ने पढ़ा था और कल मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, और मैंने बताया था कि मेरा ज़्यादा कोई खास कल इच्छाएं नहीं थी या स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैंने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ली। आज मैं इस क्लास को खत्म करना चाहूँगा, पूरी की पूरी स्किनर को जो है कंप्लीट समझाना चाहूँगा। देखिएगा, कल अपन की क्लास के अंदर जब अपन बात कर रहे थे दोस्तों, तो उसके अंदर मैंने 3 चीजें आपको बताई थी कि अपन एक शेपिंग पढ़ेंगे, एक अंतर्नोद पढ़ेंगे, एक पुनर्बलन पढ़ेंगे। 3 इनके संप्रत्यय थे। एक चीज मैंने आपको यह भी बता दी कि यह भी एक प्रकार का अनुबंधन है, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। यह अनुबंधन रैंडमली होता है ना। आप इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती कि कोई उद्दीपक प्रस्तुत करोगे तभी प्राणी उस प्रकार की क्रिया करते हुए जाएगा। हम रैंडमली जो अनुबंधन करते हुए सीखते हैं वो सारे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जो भी अपन ने रैंडमली अनुबंधन किया है ना, किसी के लिए कोई प्रयास नहीं किया, एक अनुबंधन स्थापित कर लिया है, ऐसे करते करते अभ्यास से अपन सीख गए। तो जितने भी रैंडमली जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं मेरे दोस्तों, इसके आधार पर होते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा क्लासिकल कंडीशनिंग में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अनुबंधन कराया जाता है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है स्किनर की, उसके अंदर रैंडमली अनुबंधन हो जाता है। और दोनों के अंदर अंतर अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं आज की क्लास के अंतर्गत कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपने एक संप्रति
संप्रत्यय पढ़ना चाहेंगे इसका, जो मैंने आपको हेडिंग लगाना है कि प्रमुख संप्रत्यय, कि इस सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय कौन कौन से थे वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख संप्रत्यय की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला संप्रत्यय जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है अंतर्नोद। क्या नाम है दोस्तों? बहुत बार यहां से अंतर्नोद को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों अंतर्नोद, या इसको मैं कहूं प्रणोद। क्या कहूं दोस्तों? अंतर्नोद, या इसको मैं क्या कहूं? प्रणोद, या अंग्रेजी में इसको सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं ड्राइव। क्या होता है दोस्तों? अंतर्नोद, प्रणोद, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? ड्राइव। ये क्या चीज है अंतर्नोद? देखिएगा, अंतर्नोद, प्रणोद या ड्राइव का मतलब होता है कि हमें आवश्यकता किसकी है, हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता से जो चीज उत्पन्न होती है, जो उत्तेजनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, जो क्रियाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उसी का नाम क्या दे दिया गया है मेरे दोस्तों? उसी का नाम दे दिया गया है आपके अंतर्नोद। जैसे देखिएगा, मैं आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति को भूख लगी। क्यों लगी भूख? क्योंकि उसके अंदर भोजन की कमी हुई। तो भोजन की कमी हुई तो उसके अंदर उत्तेजना जगी, एक जोश जगा, एक मोटिवेशन मिला कि मुझे भोजन चाहिए। वो मोटिवेशन किससे मिला? आवश्यकता से। आवश्यकता किसकी थी? भोजन की। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि शरीर के अंदर भोजन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अंतर्नोद या प्रणोद का जन्म होता है किसी नीड से, किसी आवश्यकता से। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है और हम उस चीज के लिए है ना कोई प्रयास या अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं, या हम उस उत्तेजना की वजह से हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, और हम कोई भी गतिविधि करना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं, और उसी गतिविधि से जो है हम एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, एक अनुबंधन तक पहुंचते हैं। तो अंतर्नोद या प्रणोद का मतलब क्या हो गया कि किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होने वाला एक तत्व, एक घटक, है ना, किसी नीड के कारण उत्पन्न जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। ड्राइव से हमें क्या मिलती है? अभिप्रेरणाएं मिलती है। जैसे देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, अभी आप एक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 2 की, सीटेट की किसी भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक ड्राइव जगह है, क्योंकि आपको एक रोजगार की कमी महसूस हुई है, एक आर्थिक कमी आपको महसूस हुई है कि हमें पैसों की जरूरत है। तो आप उस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? क्रियाएं कर रहे हो, यानी कि रोजगार के लिए क्या कर रहे हो? प्रयास कर रहे हो, ये तैयारी कर रहे हो वगैरह वगैरह, जो भी आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, जीके वगैरह पढ़ रहे हो। ये क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि हमारे अंदर एक ड्राइव है, हमारे अंदर एक उत्तेजना है, हमारे अंदर एक चीज जगी है, किसी न किसी कमी को हम महसूस कर रहे हैं। तो जीवन में आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी मोटिवेशन तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आप किसी की आवश्यकता को महसूस ना करो, जब तक आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं लगेगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी मोटिवेट कर दे आपको, आप नहीं करोगे। जैसे आप सिंपल उदाहरण देखो, अंबानी को जाकर के यूपीएससी पढ़ाने वाले कितने भी शिक्षक उसको समझा दे, अरे तुम यूपीएससी की तैयारी कर लो, आईएएस बनने के बाद आपका रुतबा इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा वगैरह वगैरह, कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको नीड नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको यदि कोई आकर के ये समझाए कि तुम शिक्षक भर्ती की जगह आरएस की तैयारी कर लो, प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे, ये बन जाओगे, आपके ऊपर जोर लगाए, तो हो सकता है आप तैयार हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि आपको नीड है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हम कोई भी क्रिया, कोई भी गतिविधि, कोई भी प्रयास तभी करते हैं जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी आवश्यकता से हमारे अंदर ड्राइव जन्म लेता है, और ड्राइव से ही हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। तो अंतर्नोद क्या है? किसी आवश्यकता या किसी कमी से उत्पन्न होने वाला एक तत्व, एक घटक, जिसको सामान्य तौर पर अपन आम भाषा में क्या कर सकते हैं? एक अभिप्रेरणा है। कोई भी प्राणी अनुक्रिया कब करेगा? जब उसके अंदर ड्राइव होगा। यदि ड्राइव नहीं है तो वो कभी भी अनुक्रिया कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं क्लास के अंदर भी कहता हूं, ऑफलाइन क्लास के अंदर भी बच्चों को काफी इस चीज के बारे में समझाता हूं कि हमें कभी भी इस चीज के ऊपर जोर ही नहीं देना है कि कौन बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, कौन बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा है। उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको मतलब प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक से। तू नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्लास में पैसे खर्च करके आया है, माँ बाप वगैरह, वो कितनी मुश्किल से फीस भरी, जो भी मोटिवेशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि ड्राइव होगा तो पढ़ लेगा, ड्राइव नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। क्या जबरदस्ती करनी है किसी के साथ में? भाई किसी को कहना पड़ता है कि तू खाना खा, उसको भूख लगेगी तो खा लेगा, नौकरी की आवश्यकता होगी तो अपने आप वो क्या कर लेगा? तैयारी कर लेगा। ये सारा खेल ड्राइव का होता है। तो मोटिवेशन एक हमारा इंटरनल सब्जेक्ट है ना, एक्सटर्नल नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं मिलता है। जो कुछ भी मिलता है अंदर से मिलता है, और अंदर से जो मिलता है वो किससे मिलता है? ड्राइव के कारण। चूहे को भूख लगी, उसने प्रयास करना शुरू किया,
उसने यदि प्रयास करना शुरू किया तो प्रयास करना शुरू करने के बाद में क्या हो गया कि जैसे ही उसने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया तो वो ढूंढते ढूंढते एक लीवर तक पहुंच गया, उसने लीवर दबाना सीख लिया और भोजन को ग्रहण करना भी सीख लिया, एक अधिगम कर लिया, एक लर्निंग कर ली। यदि उसको भूख नहीं लगती तो चूहा आराम से वहां पे सोया रहता निष्क्रिय होकर के। तो इसका मतलब सारा खेल किसका है? आपके ड्राइव का है। तो पहला संप्रति इनका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये संप्रति सेम टू सेम थॉर्नडाई के अंतर्गत भी आएगा, आपको ध्यान रखना है। ड्राइव का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता या कमी से उत्पन्न उत्तेजना जिससे प्राणी क्रिया करना प्रारंभ करता है, जिससे प्राणी क्रिया करना प्रारंभ करता है, क्रिया करना प्रारंभ करता है। ये ध्यान रखना, क्रिया करना प्रारंभ करता है। और ये भी मैं लिख देता हूं आम भाषा में या आम अर्थ इसका अभिप्रेरणा है। सटीक अर्थ नहीं है, एक सिंपल अर्थ है कि हम इसको अभिप्रेरणा मान सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना। मैं अभिप्रेरणा पढ़ाऊंगा तभी मैं इस ड्राइव की बात करूंगा आपके सामने कि अभिप्रेरणाएं कैसे आती है। क्लियर? कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि स्किनर के सिद्धांत के अंतर्गत चालक हैं, ड्राइव हैं, प्रणोद या अंतर्नोद होगा। फिर ऑप्शन पूछ ले, चूहा, उसकी भूख, भोजन की गोलियां या लीवर के बाद प्राप्त होने वाला भोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे अंतर्नोद या प्रणोद जो होगा वो चूहे की भूख होगी, है ना। चूहा या प्रणोद उसके अंतर्गत, ड्राइव जो होगा वो चूहा नहीं होगा। इसको अंग्रेजी में देकर के पूछते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्किनर के सिद्धांत के अंतर्गत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत ड्राइव माना जाएगा। अब ड्राइव में बच्चा ये समझ लेते हैं ड्राइव का मतलब करने वाला। अब कर कौन रहा है? चूहा कर रहा है, तो बच्चे चूहे को ही सही कर देते हैं। ऐसा नहीं है, उसकी भूख जो है वो ड्राइव है, चूहा ड्राइव नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज तो आपके ये क्लियर होगी। उसके बाद में मैंने आपको एक संप्रति और पढ़ाया था जिसका नाम है दोस्तों आकृतिकरण, या इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शेपिंग। दूसरा संप्रति मैंने कौन सा बताया था जो आपको ध्यान रखना है? वो ध्यान रखना है शेपिंग, या इसको अपन और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको एक और नाम से जानते हैं जो कहा जाता है आकृतिकरण। शेपिंग या इसको क्या कहेंगे? आकृतिकरण कहेंगे। अब देखिएगा शेपिंग या आकृतिकरण क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। शेपिंग का मतलब होता है शेप देना। जब आप किसी बच्चे को एक सही तरीके से रीइंफोर्समेंट देते हो, एक सही तरीके से पुनर्बलन देते हो, एक सही तरीके से उसको प्रेरणा देते हो, एक सही तरीके से उसका उत्साहवर्धन करते हो, तो बच्चे का एक सही विकास हो पाता है। यदि आपका पुनर्बलन देने का तरीका, उत्साह देने का तरीका थोड़ा सा गलत है तो बच्चे का कभी भी सही विकास नहीं हो पाता। शेपिंग का मतलब एक व्यवस्थित तरीके से डेवलपमेंट होना कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। इसीलिए आपको बच्चे के बारे, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि कोई भी बच्चा आपके पास में यदि होमवर्क करके लाता है और पहली बार में आप उसको एक्सीलेंट दे देते हो, तो ये आपने बच्चे का सही आकृतिकरण नहीं किया, उसकी सही शेपिंग नहीं की। आप किसी भी बच्चे को पहली बार में एक्सीलेंट कैसे कह सकते हो? सर्वश्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? एक ही बार में व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। पहले उसको अपन कहेंगे अच्छा, है ना, फिर बहुत अच्छा, फिर श्रेष्ठ, फिर अपन क्या कह सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ। तो एक स्टेप होती है धीरे धीरे बढ़ना। यदि आपने अंतिम चीज पहले दे दी तो बालक उसके नीचे की चीजों का विकास कभी भी नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहां पे क्लास के अंदर कोई एक उदाहरण पूछता हूं जो बड़ा व्यवहारिक है, और मैंने आपसे प्रश्न पूछा, कोई व्यवहारिक प्रश्न पूछा, और उस व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर किसी क्लास में बच्चे का दे दिया। अब उसने आंसर दे दिया तो मुझे उस बच्चे को पुनर्बलन क्या देना है? उनके शाबाश, है ना, उस बोलने को शाबाश, बहुत अच्छा, है ना, बड़ी अच्छी आपकी तर्क शक्ति है, ये मुझे उसको देना है। लेकिन यदि मैं उसको क्लास में ये कह दूं तालियां बजाओ इसके लिए, ये आने वाला शिक्षक है, इसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये लिख के ले लो, ये मेरा पुनर्बलन गलत हो गया। एक प्रश्न से मैं कैसे जज कर सकता हूं कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा? मैं ये कह सकता हूं इसका तर्क अच्छा है, इसके लिए तालियां बजाओ, इसने बहुत अच्छा सोच करके उत्तर दिया, तालियां बजाओ, इसका चिंतन अच्छा है, तालियां बजाओ। लेकिन ये कह दिया मैंने कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब पूरा लास्ट पुनर्बलन पहले दे दिया। अब बच्चा निश्चिंत हो गया, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब उसका विकास होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो शेपिंग क्या है कि जब आप सही तरीके से या एक सटीक रूप से बालकों को जब पुनर्बलन देते हो तो बच्चे का एक शेप बनता है, एक रियल डेवलपमेंट होता है। ये स्किनर ने इस चीज को समझाया था। इसको मैं यदि किताब की भाषा में बोलूं, मनोविज्ञान की भाषा में बोलूं, या गाइड की भाषा में बोलूं, तो मैं इसको कह सकता हूं पुनर्बलन का न्यायपूर्ण प्रयोग करना शेपिंग कहलाता है। पुनर्बलन का न्यायपूर्ण प्रयोग करना क्या कहलाता है? आकृतिकरण कहलाता है। कि सही जैसी क्रिया वैसा ही पुनर्बलन दोगे तो शेपिंग सही होगी, बाकी कभी भी शेपिंग सही नहीं हो सकती। एक छोटे उदाहरण से और समझो।
हम दो तरह के शिक्षक लेते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ले लिए, एक अपने प्राइवेट स्कूल के टीचर ले लिए, है ना। प्राइवेट स्कूल कौन सी, जो नॉर्मल लेवल की प्राइवेट स्कूलें चलती है, जहां पे शिक्षक को 5-7 हज़ार रुपए 8 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है, और सरकारी स्कूलें जहां पे शिक्षक को 50-60-70 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है। हम देखते हैं कि दोनों ही बच्चों का शेपिंग कोई खास नहीं हो पाता है। ना तो इस प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे का आकृतिकरण सही हो पा रहा है, ना उस सरकारी स्कूल वाले बच्चे का आकृतिकरण सही हो पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये कि उनकी अनुक्रिया के अनुरूप पुनर्बलन नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षक बन गया, तो शिक्षक जितना काम कर रहे हैं उसके अनुरूप उसको सैलरी नहीं मिल रही, उसको जो पुनर्बलन मिल रहा है वो अधिक मिल रहा है। कार्य क्या है? कम है। तो यदि कम कार्य पे आपने अधिक पुनर्बलन दे दिया, अब आराम से बेटा अपने को क्या करना है, 80 हज़ार की सैलरी आ रही है, छोड़ो, बढ़ेंगे पढ़ेंगे, बचत नहीं पढ़ेंगे, अपना तो हर साल 15% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, क्या लेना देना है। तो व्यक्ति काम करना बंद कर देता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक पुनर्बलन दिया गया है। अब प्राइवेट स्कूल में लेकर के देख लो, जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूलें होती है जिसमें 5-7 हज़ार रुपए टीचर को दी जाती है सैलरी, वहां पे भी बच्चों का कोई खास विकास नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि उनसे मेहनत तो बहुत ज्यादा करवाई जाती है, अनुदान बहुत कम दिया जाता है। भाई उनसे प्रोसेस तो बहुत ज्यादा करवाई जा रही है, क्रियाएं तो बहुत अधिक कराई जा रही है, पुनर्बलन क्या मिल रहा है? लास्ट में छोटा सा मिल रहा है। तो वो मेहनत ही नहीं करते, इतनी दिन मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे 6-6 घंटे मेहनत करते हो, लास्ट में 7 हज़ार रुपए पकड़ा देते हैं, क्या मतलब है? तो वो बच्चों के ऊपर ध्यान देना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो न तो इनका आकृतिकरण सही हो पा रहा है, न इनका आकृतिकरण सही हो पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि आप अधिक पुनर्बलन दोगे तब भी नकारात्मक रिजल्ट आएगा, अनुक्रिया से कम पुनर्बलन दोगे तब भी नकारात्मक रिजल्ट आएगा। आपको अनुक्रिया के अनुरूप देना है। जैसे आपके ये हाई कैटेगरी की जो प्राइवेट स्कूलें होती है, जिसमें शिक्षक को 30-40 हज़ार रुपए के आसपास, 50 हज़ार रुपए के आसपास सैलरी मिलती है, वहां पे बच्चों का आकृतिकरण सही होता है। क्यों होता है? वहां पे सब्जेक्ट वाइज, ये हिंदी पढ़ा रहा है, इसको 35 हज़ार रुपए दिए, या मेहनत अच्छी कर रहा है, अगले साल इसके 37 हज़ार कर दिए। तो मतलब जैसी मेहनत कर रहा है वैसा ही उसको क्या दिया जा रहा है? रिजल्ट्स दिया जा रहा है। तो उस शिक्षक की शेपिंग भी सही हो रही है और बच्चों की शेपिंग भी क्या कर रहा है? सही कर रहा है। तो ये कारण है कि पुनर्बलन मेन रीजन है कि लो कैटेगरी की प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरने के पीछे, है ना, अनुक्रिया के अनुरूप पुनर्बलन नहीं मिलना, इस वजह से उनकी शेपिंग क्या नहीं हो पा रही है? सही नहीं हो पा रही है। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे कि शेपिंग एक प्रकार या आकृतिकरण एक प्रकार की क्या चीज होती है। तो इसके बारे में अपन लिख देते हैं कि अनुक्रिया के अनुरूप पुनर्बलन देना, अनुक्रिया के अनुरूप पुनर्बलन देना, पुनर्बलन देना। हाँ, या इसको एक और मैं भाषा में लिख देता हूं, पुनर्बलन का न्यायपूर्ण प्रयोग, पुनर्बलन का न्यायपूर्ण प्रयोग, न्यायपूर्ण प्रयोग। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए पुनर्बलन देना पहले आना चाहिए। किसी भी चीज से आप आवश्यकता से अधिक पुनर्बलन देते हो तो कभी कभी क्या होता है कि अपने आप में ये चीजें खत्म हो जाती है। कभी कभी आप इस चीज को रिलेशनशिप में भी जोड़ करके देखो, आप किसी के भी साथ में जुड़े होते हो तो बार बार आपको कॉम्प्लीमेंट देने पड़ते हैं, बार बार आपको प्रतिक्रियाएं देनी पड़ती है। यदि आप प्रतिक्रियाएं ही उसको गलत दे दोगे आवश्यकता की, जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने रेडी होकर के है, कैसा लग रहा है, तो जैसा लग रहा है उसका न्यूनतम देना है कि बढ़िया लग रहा है, रोज से बेहतरीन लग रहा है, ऐसे देना। पहली बार में अगर उसको आगे आप जबरदस्त लग रहा है ना, वो भी तेरे सामने फीका पड़ रहा है, ये भी नहीं है ना, आज तुम चांद से भी सुंदर लग रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं शायरी पोइट्री टाइप के, वो आपने दे दिए, तो शेपिंग कभी भी सही नहीं हो पाएगी, है ना, कभी भी सही नहीं हो पाएगी। आगे जाकर के लंबे समय के बाद में आप दूसरी बार में जब वो रेडी होगा तो क्या कहोगे? पहली बार में सब कुछ कह दिया तो दूसरी बार में क्या कहोगे? तो इसीलिए हमेशा स्टेप टू स्टेप व्यक्ति को क्या देना चाहिए? पुनर्बलन, ताकि व्यक्ति अपना अधिकतम विकास कर सके। भाई जैसे आपने कोई व्यक्ति पहली बार तैयार होकर के आया, आपको लगा वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने कहा बहुत ही शानदार लग रहा है, तो इसका मतलब वो उससे और कुछ बेहतरीन कर सकता था, तो वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, उससे आगे वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शेपिंग या आकृतिकरण का मतलब क्या हो जाता है? पुनर्बलन न्यायपूर्ण देना या स्टेप टू स्टेप देना, ताकि व्यक्ति अपना अंतिम विकास जो है आसानी से कर सके, है ना। ये हो जाएगा आपके। अंतिम चीज आ जाती है आपके, जो आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है, वो क्या आ जाती है? पुनर्बलन। भाई क्या आ जाता है आपके? रीइंफोर्समेंट, या इसको अपन क्या कहेंगे? पुनर्बलन। ये आपको ध्यान रखना है। पुनर्बलन क्या चीज होती है समझिएगा। कल मैंने आपको बता दिया था कि पुनर्बलन का सामान्य अर्थ क्या होता है। पुनर्बलन एक ऐसा तत्व है, पुनर्बलन एक ऐसा घटक है, या पुनर्बलन एक ऐसा कारक है जिससे अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है।
आप इस चीज को समझिएगा, पुनर्बलन पूर्ण रूप से मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तो अपने प्रणोदय अंतर्णोदय, पुनर्बलन मोटिवेशन नहीं है। कभी कभी अपने पुनर्बलन से व्यक्ति को मोटिवेशन मिला, नहीं, पुनर्बलन एक अलग ही बाग है। आप यूं कह सकते हो कि अभी प्रेरणा का एक बाग है, लेकिन पुनर्बलन कभी भी मोटिवेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। मोटिवेशन की श्रेणी में जो आएगा वो ड्राइव आएगा, क्योंकि पुनर्बलन से केवल अनुक्रिया की गति की संभावना बढ़ती है। जैसे देखिएगा, एक कोई बालक आपके पास में होमवर्क करके लाया और आप उस बालक को कॉपी के अंदर देते हो गुड, तो क्या संभावना बढ़ेगी कि वो कल अपनी हैंडराइटिंग में और सुधार करके लाएगा, है ना। ये पुनर्बलन। कल 2-4 दिन बाद आपने कहा वेरी गुड, तो क्या संभावना बढ़ेगी कि ये अपनी हैंडराइटिंग के अंदर और सुधार करेगा। फिर आपने लग गया कि इससे ज्यादा सुधार हो ही नहीं सकता, आपने दे दिया एक्सीलेंट, ये व्यक्ति का लॉक हो गया कि इसका अंतिम जितनी हैंडराइटिंग सुधार सकता था वो उसने सुधार दी। यानी कि इससे केवल और केवल अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ती हैं, इसके अतिरिक्त नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या पुनर्बलन मोटिवेशन है? तो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन का मतलब होता है क्रिया प्रारंभ जो करवाता है उसको अपन मोटिवेशन कहते हैं। क्रिया के अंदर जो मिलता है वो पुनर्बलन है। जैसे बालक ने, आप इस चीज को ऐसे समझो कि बालक ने लिखना शुरू किया कि मुझे अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है, जो इसने जो क्रिया शुरू की ये मोटिवेशन है। अब इसके अंदर बीच में आप शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हो, ये सब किसका काम कर रही है? आपके पुनर्बलन का काम कर रही है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पुनर्बलन और मोटिवेशन दोनों अलग चीज है। पुनर्बलन अनुक्रिया के पश्चात दिया जाता है, अनुक्रिया के मध्य में दिया जाता है, जबकि मोटिवेशन मिलता है तब अनुक्रियाएं प्रारंभ होती है। तो दोनों के अंदर अंतर ध्यान कर लेना, क्योंकि हम कभी कभी इस चीज से गलती कर लेते हैं। कोई अपन को कह रहा है शाबाश, बढ़िया, वेरी गुड, ये मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये मोटिवेशन नहीं है। पुरस्कार देना एक प्रकार की अभिप्रेरणा है, ये अभिप्रेरणा नहीं है, क्योंकि पुरस्कार तो उसको तब मिला ना जब उसने अनुक्रिया कर ली। भाई पुरस्कार देकर के अनुक्रिया, लेकिन उस पुरस्कार से अनुक्रिया की संभावना बढ़ी, इसका नाम है पुनर्बलन। ये दोनों के अंदर अंतर आपको पहले ध्यान रखना है। तो पुनर्बलन के बारे में अपन अगर एक लाइन ही लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पुनर्बलन के बारे में क्या लिख सकते हैं अपन? वह तत्व जिससे अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि हो जाती है, अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि हो जाती है, इसको अपन क्या कहेंगे? हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? आपके पुनर्बलन। अब देखिएगा यहां पे पुनर्बलन को मैं अगर डिवाइड करूं ना, तो पुनर्बलन आपके सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। अब आपको आज पता चल जाएगा कि शिक्षकों ने कितना गलत आपको पुनर्बलन पढ़ाया है। अब यहां से आपको पता चलेगा कि पुनर्बलन क्या चीज होती है। पुनर्बलन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पुनर्बलन जो मिलते हैं आपको हमेशा 2 प्रकार के मिलते हैं। एक पुनर्बलन को अपन कह सकते हैं धनात्मक, और दूसरे पुनर्बलन को क्या कह सकते हैं दोस्तों? ऋणात्मक। 2 तरह के पुनर्बलन हमारे सामने आएंगे। एक पुनर्बलन को तो अपन क्या कह देंगे? धनात्मक, और दूसरे पुनर्बलन का नाम क्या रख देंगे? दूसरे पुनर्बलन का नाम रख देंगे अपन ऋणात्मक। अब यहां पे अपन जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को ऐसा लगता है कि धनात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है? पुरस्कार देना, सम्मान देना, शाबाश कहना, वेरी गुड देना, धनात्मक है। फिर पूछते हैं ऋणात्मक क्या है? डांटना, पीटना, दंड देना, ये ऋणात्मक है। यही अपन गलती कर बैठते हैं दोस्तों। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऋणात्मक पुनर्बलन का मतलब दंड देना या इस प्रकार की चीजें नहीं होती। इसके कंसेप्ट आज आपके क्लियर होंगे। देखिएगा, 2 चीज होती है धनात्मक, और एक चीज क्या होती है? आपके ऋणात्मक। अब आप यदि किसी भी व्यक्ति को पुनर्बलन दे रहे हो ना, तो पुनर्बलन देने के लिए 2 प्रकार का काम होता है। जैसे मान लीजिए ये प्राणी है, ये प्राणी है, इस प्राणी के सामने आप कोई उद्दीपक प्रस्तुत करते हो और प्राणी की अनुक्रिया में अचानक से क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये कोई व्यक्ति है, उसके सामने आपने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया, उसके सामने कोई चीज रखी, और व्यक्ति के जो आपके अनुक्रिया थी उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसको तो अपन क्या कहेंगे? धनात्मक। अब रखना कैसे होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे को आपने कॉपी के अंदर लिखा शाबाश, है ना, तो जैसे आपने शाबाश मतलब एक उद्दीपक प्रस्तुत किया, एक चीज उसके सामने रखी, तो उसकी अनुक्रिया में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि किससे होगी? आपने उस चीज को उसके सामने रखा है। तो जो भी है कोई प्यारी चीज या ऐसी चीज जो सुखद हो, आप उसके सामने रखते हो और उसकी अनुक्रिया में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है? तो मान लीजिए ये कोई प्राणी है, अब इसके सामने ऐसा कोई उद्दीपक आ गया है जो दुखद है, जो उसको पीड़ा दे रहा है, जिसकी वजह से वो अनुक्रिया कर नहीं पा रहा है, उसकी अनुक्रिया रुक गई है। तो आप क्या करते हो? जैसे ही इस दुखद उद्दीपक को हटाते हो और प्राणी की अनुक्रिया में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चीज का हटना क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। ये हाल ही के अंदर एक बड़ा हाईलाइट जो है यहाँ का प्रश्न हुआ था,
जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था और बड़ा सटीक प्रश्न था कि एक लड़की जो है रोज दौड़ने के लिए जाती है, अपने रनिंग की जो भी उनकी वेशभूषाएं वो पहन करके दौड़ने के लिए जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो दौड़ने के लिए जा रही होती है तो बाहर बहुत ठंड होती है। तो उसने जैसे दरवाजा खोला कि बाहर ठंड है तो उसने क्या किया, जैकेट वगैरह पहन लिया, जो भी मफलर वगैरह टोपी वगैरह पहननी थी पहन ली, और फिर वो दौड़ने के लिए चली जाती है। तो मफलर और टोपी पहन करके दौड़ने के लिए जो उसको प्रेरणा मिली थी, जो उसकी अनुक्रिया में वृद्धि हुई थी, ये किस प्रकार का पुनर्बलन है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को ऐसा लगा कि उसने जैकेट पहना है मतलब उद्दीपक आया है तभी तो उसकी गति में क्या हुई, वृद्धि हुई। अरे ऐसा नहीं हुआ, उसके जैकेट पहनने से ठंड हट गई और उसकी अनुक्रिया में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जब कोई दुखद कारक हटता है और अनुक्रिया में वृद्धि होती है तो वो कौन सा कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई। जैसे देखिएगा, एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसको नींद आई तो उसने चाय पी ली तो उसकी नींद उड़ गई और वापस पढ़ने बैठ गया। तो नींद आने पर जो उसने चाय पी थी वो क्या है, एक प्रकार का उसको जो पुनर्बलन मिला है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? तो हमें ऐसा लगता है कि चाय प्रस्तुत की गई, चाय प्रस्तुत नहीं की गई है। चाय पीने से जो नींद आ रही थी वो हट गई। तो जब कोई उद्दीपक हट जाता है और अनुक्रिया में वृद्धि हो गई तो वो तो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक। और किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर यदि अनुक्रिया में वृद्धि हो गई तो वो कौन सा कहलाएगा, धनात्मक। अब मुझे बताओ कि मैंने इन दोनों पुनर्बलन के अंदर कभी दंड की बात की आपको? नहीं की, क्योंकि पुनर्बलन के अंदर कभी भी दंड दिया ही नहीं जाता। मनोविज्ञान कभी भी शारीरिक और मानसिक दंड को स्वीकार करती ही नहीं है कि बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए या मानसिक दंड दिया जाना चाहिए। जब शारीरिक और मानसिक दंड को मनोविज्ञान स्वीकार ही नहीं कर रही तो वो पुनर्बलन के अंतर्गत कैसे लिख देगा? ये ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन और दंड दोनों अलग चीज है ना। इसके अंदर भी मैं आपको अंतर करके बताऊंगा कि किस प्रकार से जो आप इस चीज को समझ सकते हो। तो यहां पे देखिएगा, मैं आपको यहां पे एक बार लिख देता हूं ताकि ये आपको पता चल जाए। धनात्मक का मतलब क्या हो गया, किसी उद्दीपक के आ जाने पर अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है, आ जाने पर अनुक्रिया में वृद्धि, ये तो क्या हो जाएगा आपका धनात्मक। क्लियर? अनुक्रिया में क्या हो जाएगी, वृद्धि, तो क्या हो जाएगा आपका धनात्मक। ऋणात्मक क्या होगा, किसी उद्दीपक के हट जाने पर यदि अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है, किसी उद्दीपक के हट जाने पर अनुक्रिया में वृद्धि, या क्रिया के अंदर क्या हो जाएगी आपके, वृद्धि हो जाएगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक। अब कोई भी उदाहरण आ जाए, घर के अंदर आप पूरे के पूरे मायूस बैठे हो और आपका खास मित्र आ गया और खास मित्र के आते आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आ गई, बताओ ये धनात्मक पुनर्बलन होगा कि ऋणात्मक पुनर्बलन? तो ये आपके धनात्मक पुनर्बलन होगा, क्योंकि आप क्या है कि किसी व्यक्ति के आने पर आप दुखित है तो किसी ने आपको प्रस्तुत किया है कि ये लो, आने पर आपके चीज की आपकी अनुक्रिया में वृद्धि हो गई, वापस आप क्या करने लगे, खेलने लगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कब उद्दीपक प्रस्तुत किया गया है और कब उद्दीपक को हटाया गया है। जब चलती चलती अनुक्रिया रुक जाती है और फिर कुछ उद्दीपक को हटाने पर अनुक्रिया बढ़ जाती तो ऋणात्मक है। धनात्मक तो प्रारंभ में मिल जाएगा। ऋणात्मक पुनर्बलन तब दिया जाएगा जब अनुक्रियाओं के बीच में क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, ब्रेकर आ जाता है, या अनुक्रियाओं के बीच में क्या आ जाता है दोस्तों, रुकावट आ जाती है। तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों, हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा दंड क्या होता है, इसको समझिएगा। दंड भी दो प्रकार के होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे ये पुनर्बलन आपको समझाया है वैसे का वैसा मैं आपको क्या समझा देता हूं, दंड समझा देता हूं। हालांकि दंड आपके भाग में नहीं है लेकिन इससे आपका टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपके सकारात्मक, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, धनात्मक, और एक कौन सा होता है आपके ऋणात्मक। दंड के अंदर क्या होता है समझिएगा। दंड जो होता है पूरा का पूरा पुनर्बलन का लगभग लगभग विपरीत होता है। जैसे किसी बच्चे को सकारात्मक दंड देना है ना, तो हम क्या करेंगे, किसी पीड़ादायी उद्दीपक को प्रस्तुत कर देंगे, वो तो कहलाएगा सकारात्मक दंड। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कोई भी बच्चा क्या नहीं कर रहा है आपके, पढ़ नहीं रहा है, तो उसको पढ़ देने के लिए आपने उसको एक बार दे दिया कि कल से तुझे नकल करके लानी है, तो ये आपका एक सकारात्मक दंड, एक पीड़ा है कि घर जाकर के पढ़ना पड़ेगा, वो चीज दे दी तो वो क्या कहलाएगा आपके सकारात्मक दंड। नकारात्मक दंड में क्या होता है कि बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो उसकी कोई प्रिय चीज होती है ना, वो उसे छीन ली जाती है ताकि वो वापस क्रिया करने लग जाए। जैसे घर के अंदर छोटा बच्चा मोबाइल देख रहा है, दिन भर मोबाइल देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उसकी प्रिय चीज क्या है, मोबाइल, तो घर वाले ने मोबाइल झपट करके अलमारी के अंदर रख दिया कि जब तक 2 घंटे नहीं पड़ेगा तब तक तुझे मोबाइल नहीं दिया जाएगा। अब ये ऋणात्मक दंड कहलाएगा, क्योंकि उनकी जो प्रिय चीज थी उसको क्या कर लिया, हटा लिया गया। तो दंड के अंदर अलग चीज होती है, पुनर्बलन एक अलग चीज होता है। तो दोनों के कंसेप्ट को आप समझिएगा। अगर आपको दंड के बारे में भी लिखना हो तो मैं हल्का सा बता देता हूं, दंड कोई जरूरी नहीं है, हमारे टॉपिक का कोई भाग नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सकारात्मक दंड के अंदर क्या होता है, तो ध्यान रखना पीड़ा या कष्टदायी उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, कष्टदायी उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है।
प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अपन ने वहां पे क्या किया था, प्रस्तुत किया जाता है। जबकि अपने उद्दीपक के पुनर्बलन के अंदर क्या था, सकारात्मक, बस केवल किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करना है जिससे क्या हो जाए, अब पीड़ादायी था या ना था, सुखद भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ऋणात्मक के अंदर क्या होता है, प्रिय उद्दीपक को हटा दिया जाता है, प्रिय उद्दीपक को हटा दिया जाता है। ये आपके दोनों के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, हटा दिया जाता है। ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों के अंदर ध्यान रखना है, ये आपके अंतर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुनर्बलन की गणित क्या होती है और दंड की गणित क्या होती है, दोनों चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है। एक आपको और ध्यान रखना है, पुनर्बलन को स्किनर ने दो भागों में और बांटा, पुनर्बलन को स्किनर ने दो भागों के अंदर और बांटा, जिसको अपन का एक नाम दिया उसने। एक तो होता है प्राथमिक पुनर्बलन और एक होता है आपके द्वितीयक पुनर्बलन। यह चीज क्या होती है, बहुत नॉर्मल चीजें समझिएगा। प्राथमिक और द्वितीयक में क्या होता है, प्राथमिक का मतलब आपको प्राइमरी रिक्वायर क्या है, भाई आपकी जो पहले रिक्वायर क्या है, कि व्यक्ति की प्राइमरी रिक्वायर क्या होती है, भूख, प्यास, नींद, काम, ये सब क्या है, उसकी प्राइमरी रिक्वायर है। द्वितीयक रिक्वायर क्या है, कि जब ये चीज पूरी हो जाए तो फिर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आपके द्वितीयक रिक्वायर की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले बच्चों को द्वितीय पुनर्बलन बच्चों को तभी दिया जाना चाहिए जब उसका कौन सा पुनर्बलन हो रखा है, आपके प्राथमिक पुनर्बलन कंप्लीट हो रखा है। जैसे उदाहरण से समझिए कि एक मान लो कि ऐसा कोई बच्चा है, भिक्षुक है या भिखारी, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी भोजन का जो नीड है वो भी उसकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। उस बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आप उस टेबल के ऊपर दो चीज रखिएगा, एक तो अच्छा सा बड़ा पुरस्कार रखिएगा और एक थाली में भोजन रखिएगा। बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है, आपको पुनर्बलन देना है, फिर बच्चों को आप छोड़ दीजिएगा, वो तेरे सामने दो पुनर्बलन पड़े जो ले ले। बच्चा जाते ही पहले भोजन की थाली को टच करेगा, उस पुरस्कार को टच नहीं करेगा, क्योंकि उसको किसकी रिक्वायर्ड थी, प्राथमिक पुनर्बलन की रिक्वायर्ड थी। द्वितीयक पुनर्बलन बालक को तभी दिया जाना चाहिए जब उसका कौन सा रिक्वायर पूरी हो रही हो, आपके कंप्लीट प्राथमिक रिक्वायर हो रही हो। तो प्राथमिक के अंदर क्या क्या आती है, तो ये नॉर्मल चीज रखना, भूख, प्यास, नींद, काम, ये जितने भी आपके पुनर्बलन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक, जो एक प्रकार से जन्मजात होते हैं या एक प्रकार के सहज होते हैं, है ना, एक प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। द्वितीयक में क्या आता है, आपके पुरस्कार, सम्मान, है ना, ये जितनी भी चीजें आती है, किसी का इज्जत देना, किसी को पुरस्कार करना, किसी का सम्मान देना, ये चीजें जो आती है वो किसमें आती है, आपके द्वितीयक पुनर्बलन के अंतर्गत मानी जाती है। प्राथमिक द्वितीयक आपको याद रहे न रहे, लेकिन सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अंतर्नोद भी कंप्लीट, शेपिंग भी कंप्लीट, और इसके साथ में मैंने आपके क्या करवा दिया, पुनर्बलन के प्रकार भी कंप्लीट। एक अंतिम चीज और बचती है इसके अंदर, जिसको अपन आराम से और पढ़ लेते हैं, वो आती है पुनर्बलन की अनुसूचियां। ये बच्चों को बड़ी टफ लगती है जब भी पढ़ते हैं कि पुनर्बलन की अनुसूचियों के अंतर्गत से जब भी प्रश्न आते हैं तब हमारे गलत हो जाते हैं। अभी आप 5 मिनट पढ़ लेना, जिंदगी में आपके कभी भी पुनर्बलन की अनुसूचियों को लेकर के आपका सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा। पुनर्बलन की अनुसूचियों का मतलब होता है कि किस प्रकार का पुनर्बलन देते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा और किस प्रकार का पुनर्बलन देते हैं तो कम श्रेष्ठ रहेगा। यानी कि पुनर्बलन की प्रभावशीलता के आधार पर हमने जो डिवाइडेशन किया है उसी को अपन क्या कहते हैं, अनुसूचियां कहते हैं। सामान्य तौर पर पुनर्बलन की अनुसूचियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। जैसे मैं बात करूं आपके, एक प्रकार जो होता है पुनर्बलन की अनुसूचियों को मैंने यहां पे कितने भागों में बांट दिया, दो भागों के अंदर मैं यहां पे डिवाइड कर लेता हूं। एक जो होती है वो कहलाती है आपके सतत पुनर्बलन। क्या कहलाती है दोस्तों, सतत पुनर्बलन। और एक कहलाती है आंशिक पुनर्बलन। अब देखो ये नाम से ही आपके क्लियर है, कोई भी बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है और आप उसको हर बार पुनर्बलन दे रहे हो तो वो क्या है, सतत है, और कभी कभी दे रहे हो तो आंशिक है। जैसे एक बच्चे को आप प्रश्न पूछ रहे हो, आपने बच्चे 5 प्रश्न पूछे, पांचों प्रश्न के उत्तर बच्चे ने सही बताए और हर बार आप उसको कह रहे हो शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये आपका क्या कहलाएगा, सतत पुनर्बलन। एक बच्चे को आपने 5 प्रश्न पूछे, पहले प्रश्न में उसकी प्रशंसा कर ली और अंतिम वाले प्रश्न में वापस प्रशंसा कर ली, बीच वाले प्रश्नों में आपने प्रशंसा की नहीं, ये कौन सा कहलाएगा, आंशिक कहलाएगा। यानी कि एक तो रेगुलर, बच्चे को रोज को भी में गुड़ दिए जा रहे हो, एक आज गुड़ दिया, 3-4 दिन बाद वापस दिया, 5-7 दिन बाद वापस दिया, तो ये कहलाता है आंशिक पुनर्बलन। तो हमें यह समझना है कि बालकों में कौन सा पुनर्बलन बढ़िया रहता है, सतत पुनर्बलन अच्छा रहता है या आंशिक पुनर्बलन अच्छा रहता है। तो ध्यान रखना, जो जो अच्छा रहेगा उसके ऊपर मैं रेट टिक करता जाऊंगा। तो ध्यान रखना, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। कोई भी चीज यदि आपको रोज मिल जाती है, कोई भी चीज यदि आपको डेली मिल जाती है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, और कोई चीज आपको कभी कभी मिलती है तो उसका प्रभाव क्या रहता है, आपके
अधिक रहता है। तो सतत भी बढ़िया है, प्राथमिक स्तर पर सतत पुनर्बलन देना चाहिए। जब छोटे बच्चों को सिखा रहे हो तो उनको रोज गुड चाहिए होता है, लेकिन जब वो बड़ी क्लास में चले जाते हैं या बड़े स्तर पर चले जाते हैं तो फिर उनको सतत देने की जरूरत नहीं है, फिर उसको क्या देने की जरूरत है, आंशिक। छोटे बच्चे को तो रोज प्रशंसाएं बढ़िया लगती है ना, तो छोटे स्तर पर बालकों को सिखा रहे हो तो सतत पुनर्बलन, लेकिन बालक सीख गया बड़े स्तर पर आ गए तो फिर कौन सा रहेगा, आंशिक। लेकिन दोनों की तुलना करें तो सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा, आंशिक। सतत का मतलब निरंतर पुनर्बलन देना, आंशिक का मतलब कभी कभी पुनर्बलन देना या बीच बीच में पुनर्बलन देना। प्रभाव किसका रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। इसको देखो मैं एक चीज से जोड़ करके बताता हूं। आपने देखा होगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आप ये देखिएगा ना, डाइवोर्स का सिस्टम जो है इंडिया के अंतर्गत या ग्रामीण परिवेश के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो आज से 50 साल पहले हुआ ही नहीं करता था, या 30 साल पहले बहुत कम देखने को मिलता था। 10 साल पहले इसका स्टार्टअप हुआ था और वर्तमान में एक बड़ी संख्या के अंदर ये देखने को मिलता है। हम कभी भी इसके पीछे मनोविज्ञान लगाए ना तो आपको ये पता चलेगा, इसके पीछे कारण है सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। होता है क्या, सोचिएगा, पहले क्या होता था कि शादी होने के बाद में पुरुष कमाने के लिए अपने गांव से बाहर चला जाता था। वो 2-3 महीने बाहर कमाता था, 2-3 महीने में एक आध बार घर आता था, चिट्ठी विटी लिखता था जिसके रिप्लाई 8-8 10-10 दिन में आते थे, फोन वगैरह कुछ थे नहीं, तो कभी कभी कनेक्ट में होते थे, तो आंशिक पुनर्बलन था। तो इसका प्रभाव क्या रहता, अधिक रहता था, उनके बीच में उनका जुड़ाव भी क्या होता, ज्यादा होता। अब वर्तमान में क्या है, शादी के पहले दिन से लेकर के आप 24 घंटे साथ में बाहर चले गए तो मोबाइल से लेकर के भी आप उससे जुड़े हो, तो आपको पुनर्बलन क्या मिल रहा है, डेली मिल रहा है। तो जो चीज आपको नियमित मिलती जाएगी उसका प्रभाव अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका प्रभाव कम होता है और इसका प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिएगा, सतत पुनर्बलन के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन आंशिक पुनर्बलन को वापस कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, आंशिक पुनर्बलन को वापस 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है, तो ध्यान रखना, इसको वापस 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो कहलाता है आपका अंतराल आंशिक पुनर्बलन। क्या कहलाएगा, अंतराल आंशिक पुनर्बलन। और एक जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अनुपात आंशिक पुनर्बलन। अनुपात आंशिक पुनर्बलन। इन दोनों चीजों को समझिए, ये चीज क्या होती है। देखिएगा, अंतराल का मतलब होता है कि आप एक निश्चित टाइम पीरियड्स के बाद में जो है बच्चों को क्या दे रहे हो, पुनर्बलन दे रहे हो। अनुपात का मतलब होता है संख्या के आधार पर, अंतराल का मतलब होता है समय के आधार पर। जैसे एक बच्चे को आपने अभी पुनर्बलन दिया, 5 मिनट बाद में वापस पुनर्बलन दिया, आज पुनर्बलन दिया, 1 दिन बाद में वापस पुनर्बलन दिया, ये क्या कहलाएगा, आपका अंतराल पुनर्बलन। एक अंतराल के बाद में दिया। अनुपात में क्या होता है, संख्या के आधार पर होता है। पहले प्रश्न में आपने बच्चे को शाबाश बोला, फिर वापस तीसरे प्रश्न में आपको शाबाश बोला, फिर 5वें प्रश्न में बोला। ये पहले, तीसरे, 5वें में जो चढ़ रहा है वो क्या है, आपका क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। और जो आप समय के आधार पर दे रहे हो ना, मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के बाद में, वो क्या कहलाएगा, आपके जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा। अब आपको ये पूछ ले कि बताओ अंतराल और अनुपात में से बेस्ट कौन सा होता है, तो अंतराल और अनुपात में से जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है, अनुपात वाला बेस्ट होता है। कि संख्या के आधार पर जो हम पुनर्बलन देते हैं वो ज्यादा बेहतरीन है, समय के आधार पर नहीं। क्योंकि आपने अभी पुनर्बलन दिया, 5 मिनट बाद में आपको वापस पुनर्बलन देना है, तो 5 मिनट बाद आपको पता चला कि 5 मिनट बाद तो बच्चे ने उत्तर गलत दे दिया या इतना प्रभावी उत्तर नहीं दे पाए, तो आप पुनर्बलन कैसे दोगे। तो ये ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। अधिक प्रभावी होता है वो कौन सा होता है, आपके अनुपात वाला। अब यहां पे देखिएगा, ये दोनों जो होती है ना, इनका भी वापस डिवाइडेशन किया गया है 2-2 भागों में। अंतराल आंशिक पुनर्बलन के भी 2 प्रकार होते हैं और अनुपात आंशिक पुनर्बलन के भी कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो नियमित और एक अपन कह सकते हैं अनियमित, यहां छोड़कर। एक तो होता है आपके रेगुलर देना और एक होता है आपके रेगुलर नहीं देना, परिवर्तन कर करके देना। जैसे देखिएगा, एक तो होता है आपके निश्चित अंतराल आंशिक पुनर्बलन और एक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, परिवर्तन, या परिवर्तन कुछ भी कह सकते हो, परिवर्तीय, परिवर्तन अंतराल आंशिक पुनर्बलन। अब ये क्या हो जाता है समझिएगा, निश्चित का मतलब ये हो जाता है कि आपने एक टाइम पीरियड लॉक कर रखा है, हर 2 मिनट के बाद मैं बच्चों को पुनर्बलन दूंगा, हर 5 मिनट के बाद मैं बच्चों को पुनर्बलन दूंगा। परिवर्तन में क्या हो रहा है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी 2 मिनट बाद दिया, कभी 5 मिनट बाद दिया, कभी क्या दिया आपके 10 मिनट बाद दिया। तो आप ये देखते हो कि जब आप कोई चीज फिक्स करके देते हो तो बच्चा एक समय के बाद में समझने लग जाता है कि ये इतने मिनट बाद ही शाबाश बोलेंगे, बीच में कुछ भी बोलेंगे तो ये अपन को कुछ भी नहीं कहेंगे, इतने दिन बाद ही अपन को वेरी गुड देंगे, बाकी नहीं देंगे। ये बच्चा एक समझ जाता है कि जैसे आप बच्चों को दिन में 3 बार टॉफी देते हो, देना निश्चित समय, अभी दे दी, 2 घंटे बाद दे दी, 2 घंटे बाद और दे दी, 2 घंटे बाद और दे दी, तो बच्चा समझ जाता है
था कि अभी टोपी दी, हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे तभी 2 घंटे बाद अपन को मिल जाएगी, लेकिन आपके अंतराल निश्चित नहीं, अभी दी 5 मिनट बाद और दे दी, फिर 2 घंटे बाद दे दी, फिर 1 घंटे बाद दे दी, तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि मुझे टॉफी कब मिलेगी, तो बच्चा अपनी अनुक्रियाओं को क्या करता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो इन दोनों की यदि मैं तुलना करूं, हालांकि अनुपात की तुलना में ये कमजोर है, लेकिन फिर भी इन दोनों की यदि मैं तुलना करूं कि बताओ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है, निश्चित या परिवर्तन, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों की तुलना में भी कौन सा सही होगा, आपके परिवर्तन वाला ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक इसी प्रकार से आपके इनके भी 2 टुकड़े होते हैं अनुपात के भी, एक तो क्या हो जाएगा आपके, एक तो हो जाएगा आपके निश्चित अनुपात आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, और एक कौन सा हो जाएगा आपके परिवर्तन अनुपात आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। क्लियर, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें संख्याएं होती है, तो निश्चित में क्या होगा, संख्याएं निश्चित है, प्रत्येक 2 प्रश्न के बाद, प्रत्येक 5 प्रश्न के बाद, प्रत्येक 10 प्रश्न के बाद। परिवर्तन में क्या हो रहा है कि कभी आपने 2 मिनट में दे दी, कभी आपने 5 मिनट में दे दी, कभी कभी 2 प्रश्नों के बाद दे दी, कभी 5 प्रश्नों के बाद दे दी, कभी 10 प्रश्नों के बाद दे दी, अनिश्चित चल रहा है। तो यहां पर भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के पैटर्न भी अपन देखा जाए ना, तो अपना जो ज्यादा बेहतरीन होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है परिवर्तनीय अनुपात आंशिक पुनर्बलन। क्या होता है आपका बेस्ट होता है, ये कहलाती पुनर्बलन की अनुसूचियां। अब आपको ये बताओ कि सबसे अधिक प्रभावी पुनर्बलन कौन सा होगा, तो यहां से अपन को निकालना होता, देखो सिंपल चीज, पूरी की पूरी सारणी आपके सामने पड़ी, इसको देखिए कैसे निकालिए। सतत और आंशिक में से अच्छा कौन सा है, इसका मतलब आंशिक ज्यादा बेटर है। अब आंशिक 2 भाग के अनुपात और अंतराल, तो इसमें से बेहतरीन कौन सा है, अनुपात ज्यादा बेहतरीन है, तो अंतराल को छोड़ दो। अब इनके भी वापस 2 भाग है, निश्चित और परिवर्तन, तो सबसे बेहतरीन कौन सा है, परिवर्तन। तो सबसे अधिक प्रभावी पुनर्बलन कौन सा होगा, परिवर्तन अनुपात आंशिक पुनर्बलन सबसे प्रभावी माना जाएगा। अब बताओ सबसे कमजोर पुनर्बलन कौन सा माना जाएगा, तो यहां पे देखिएगा सतत को आपको कमजोर नहीं मानना है, क्योंकि ये परिवर्तनीय होता है, प्राइमरी लेवल पर आपको ये देना पड़ता है। आंशिक को अपन ने 2 भागों में बांटा, अनुपात और अंतराल, इसकी दोनों की तुलना में कमजोर कौन सा है, अंतराल है। अंतराल कितने भाग का है, 2, निश्चित और परिवर्तन, इन दोनों में से कमजोर कौन सा हो जाएगा, आपके निश्चित वाला कमजोर हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनीय तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे कम प्रभावी पुनर्बलन कौन सा होता है, तो सबसे कम प्रभाव जो होता है वो किसका होता है मेरे दोस्तों, सबसे कम प्रभाव होता है निश्चित अंतराल आंशिक पुनर्बलन का। और सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो होता है परिवर्तनीय अनुपात आंशिक पुनर्बलन का। ये आपके पुनर्बलन की क्या हो गई, अनुसूची। क्लियर। अब अपन ने पावलोव के सिद्धांत में जो आपके संप्रत्यय पढ़े थे, साहचर्य, विलोपन, विभेदीकरण, वो सारे के सारे स्किनर के भी कहलाते हैं, तो अपन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ तो आपको स्वयं को निकालने हैं कि शैक्षिक निहितार्थ क्या कहता है, स्किनर के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर इसकी शिक्षा में उपयोगिता क्या है, कि बच्चे को रैंडमली सिखाया जाना चाहिए, बच्चे को समय समय पर पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, बच्चा जैसी अनुक्रिया करे वैसा उसको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ये आप उसके क्या निकाल दोगे, शैक्षिक निहितार्थ निकाल दोगे। 2 चीज आपको और ध्यान रखनी है दोस्तों, 2 चीज आपको और ध्यान रखनी है। एक तो आपको इसके अंदर नोट डाल करके 2 चीज और लिख देना इस सिद्धांत के अंदर, अंतिम रूप में जो आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है दोस्तों, एक तो आपको ध्यान रखना है जो अपने क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, ये आपको, या इसको मैं कह सकता हूं टोकन करेंसी। टोकन करेंसी जो होती है, टोकन करेंसी का निर्माण जो किया गया था वो आपके स्किनर के इसी सिद्धांत के आधार पर किया गया था। ये क्या थी, कैसे थी, क्यों किया गया, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, बस एक जेन्युइनली जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। एक आप आगे जाकर के शिक्षण वीडियो के अंदर एक चीज पढ़ोगे, अभिक्रमित अनुदेशन, है ना, मशीन के द्वारा किया जाने वाला शिक्षण, ये मैं शिक्षण वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन जो है ना, इसका निर्माण भी किसने किया था, आपके स्किनर ने किया था, और इसी के साथ में आपका स्किनर कंप्लीट। क्लियर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास के अंतर्गत अपन ने एक्सपेरिमेंट को पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अंतर्नोद क्या होता है या प्रणोद क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि आवश्यकता या कमी से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना जिससे प्राणी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करना क्या करता है, प्रारंभ करता है, उसी का नाम क्या है, आपके अंतर्नोदय, जिसको सामान्य भाषा में हम मोटिवेशन कह सकते हैं। शेपिंग या आकृतिकरण क्या है, अनुक्रिया के अनुरूप बालकों को जब पुनर्बलन दिया जाता है तो उसका एक वास्तविक शेप निर्माण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आकृतिकरण। पुनर्बलन क्या है कि वह तत्व या कारक जिससे अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़
बढ़ जाए उसको पुनर्बलन कहते हैं। दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, एक धनात्मक होते हैं, एक कौन सा होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक का मतलब जब किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर उसकी अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है तो धनात्मक, और जब किसी दुखद अनुभव के या किसी दुखद उद्दीपक के हट जाने पर अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है तो वो कौन सा कहलाएगा, आपके नकारात्मक या ऋणात्मक। दंड भी दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और ऋणात्मक। दंड के अंदर क्या होता है कि जब सकारात्मक देना हो तो बच्चों के सामने कष्ट या पीड़ादायी उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, और जब ऋणात्मक दंड देना हो तो एक कोई प्रिय जो उसका उद्दीपक होता है उसको क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। पुनर्बलन दो प्रकार के और होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब जो हमें प्राइमरी नीड, और द्वितीय का मतलब सेकेंडरी नीड। प्राइमरी नीड पर हमारे सहज क्रियाएं होती है, भूख प्यास नींद काम। सेकेंडरी पर सारा हो जाता है, पुरस्कार सम्मान इज्जत वैल्यूज वगैरह, आर्थिक धन दौलत वगैरह सब किस में आ जाते हैं, आपके सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन ने सीधी सीधी पढ़ी थी पुनर्बलन की अनुसूचियां, जिसमें मैंने आपको बताया एक सतत पुनर्बलन, एक आंशिक, सतत का मतलब रेगुलर, आंशिक का मतलब कभी कभी। आंशिक वापिस दो भाग में, एक अंतराल एक अनुपात। अंतराल का मतलब समय के अकॉर्डिंग, अनुपात का मतलब संख्या के अकॉर्डिंग। कौन सा ज्यादा प्रभावी, अनुपात वाला। अंतराल आंशिक पुनर्बलन दो प्रकार का, एक निश्चित एक परिवर्तन। निश्चित का मतलब फिक्स टाइम पीरियड, परिवर्तन का मतलब चेंजेस। अनुपात भी वापस दो प्रकार का, एक निश्चित एक परिवर्तन। निश्चित का मतलब फिक्स संख्या, अनिश्चित का मतलब संख्याएं बदल बदल कर। और अंत में मैंने आपको दो नोट डलवा करके लिखनी है आपको लाइनें कि टोकन करेंसी और अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो स्किनर के सिद्धांत के आधार पे ही बनाई गई है, या स्किनर के सिद्धांत के आधार पे ही आपको मानना है, या आपको ध्यान रखना है, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यह हो जाता है आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको अपन कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कल अपन पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की क्लास। तो क्लास कैसी लगी इसको तो आपको कमेंट करके बताना ही है, प्रतिक्रियाएं आपको देनी है, और इसलिए भी देनी है क्योंकि आज अपन की 50 क्लास से कंप्लीट हो चुकी है, तो 50 क्लासों का अनुभव भी आपको कमेंट के अंदर बताना है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा सीखा जाना समझा याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।